सताइश गर है जाहिद इस कदर जिस बाग रिजवां का, वो एक गुलदस्ता है हम बेखुदों के ताके नसियां का। ये दीवान गालिब की 10वीं गज़ल है। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे इस गज़ल में गालिब साहब ने कुछ ऐसी इमेजरी और मेटाफर्स यूज़ किए हैं जो हमको दूसरी गज़लों में भी देखने को मिलते हैं। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नोटिस एज वी गो थ्रू दीज गज़ल्स। तो कुछ कॉमनैलिटीज़ जो हैं उनके थॉट प्रोसेस में, उनकी इमेजरी में, दे हैव स्टार्टेड टू इमर्ज इवन दो ही यूजेस दैट इमेजरी इन टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन डिफरेंट गज़ल्स। तो आइए उसको पहले पढ़ते हैं। सताइश गर है जाहिद इस कदर जिस बाग रिजवां का, वो एक गुलदस्ता है हम बेखुदों के ताके नसियां का। बयां क्या कीजिए बेदादे काविश हाय मीज़गां का, कि हर यक कतराए खूं दाना है इस तस्बीह मरजा का। ना आई सतवते कातिल भी माने मेरे नालों को, लिया दांतों में जो तिनका हुआ रेशा नियस्ता का। दिखा दूंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने, दिखा दूंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने। मेरा हर दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चरागां का। किया आईना खाने का वो नक्शा तेरे जलवे ने, किया आईना खाने का वो नक्शा तेरे जलवे ने। करे जो परतवे खुर्शीद आलम शब नमिस्ता का। मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत खराबी की, मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत खराबी की। हयूला बर के खिरमन का है खुए गम दहका का। उगा है घर में हर सू सब्जा वीरानी तमाशा कर, मदार अब खोदने पर घास के है मेरे दरबा का। खामोशी में निहाखूं गश्ता लाखों आरजुए हैं, चरागे मुर्दा हूं मैं बेज़बां गोरे गरीबा का। हनूज एक परतवे नक्शाए ख्याल यार बाकी है, दिले अफसुर्दा गोया हुजरा है यूसुफ के जिंदा का। बगल में गैर की आज आप सोते हैं कहीं वरना, सबब क्या ख्वाब में आकर तबस्सुम हाय पिन्हा का। नहीं मालूम किस किस का लहू पानी हुआ होगा, कयामत है सरिश का आलूदा होना तेरी मीज़गां का। और आखिरी शेर यह है कि नज़र में है हमारी जादाए राहे वफा गालिब, नज़र में है हमारी जादाए राहे वफा गालिब, कि ये शिराजा है आलम के अज्जाए परेशान का। तो लफ्ज़ इसके अंदर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इस्तेमाल किए गए हैं, बट आइए इसके पहले शेर को देखते हैं कि सताइश गर है जाहिद इस कदर जिस बाग रिजवां का, वो एक गुलदस्ता है हम बेखुदों के ताके नसियां का। सताइश गर का मतलब होता है प्रेजर, किसी चीज़ की तारीफ करने वाला। जाहिद मीन्स ए रिलीजियस पर्सन और एन एसेटिक। रिजवां इज नोन एज द कीपर ऑफ द गार्डन ऑफ पैराडाइज। तो इसमें जो बाग रिजवां बोला गया है, इट्स द गार्डन ऑफ रिजवान और द गार्डन ऑफ पैराडाइज। गुलदस्ता, you know what that means, a bouquet or a flower arrangement. Bekhud, like people who are selfless or those who have kind of forgotten their ego in the state of intoxication, in the state of spiritual rapture, or other situations. तो बहुत कॉमन वर्ड है। ताके निसिया मीन्स ए नीश ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो कई बार कमरों में, बिल्डिंग्स में छोटी छोटी शेल्फ्स बनाई जाती हैं, छोटे छोटे ऐसे खिड़कियाँ जैसी बनाई जाती हैं दीवारों के अंदर, वेयर ऑर्नामेंट्स और कोई डेकोरेटिव पीसेस ऑफ आर्ट्स और पुट, उसको ताक कहा जाता है। तो ताके निसिया मीन्स नीश ऑफ फॉरगेटफुलनेस। या तो इसका लिटरल मीनिंग ये है कि सताइश गर है जाहिद इस कदर जिस बाग रिजवां का, कि ये जो रिलीजियस पर्सन जो जाहिद है, वो जिस बाग रिजवां की तारीफ करता हुआ थकता नहीं है, राइट। इस कदर उसकी तारीफ करता है कि क्या पूछिए। वो जो बाग है, वो गालिब साहब कहते हैं कि वो एक गुलदस्ता है हम बेखुदों के ताके नसियां का, कि हम जो बेखुद लोग हैं, हमारी नज़र में वो जो पैराडाइज का, जन्नत का जो बाग है, जो बाग रिजवां है, इट्स नो मोर देन ए बुके, एक गुलदस्ते से ज़्यादा नहीं है, जो हमें अपनी
नीश ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ताके निसियां में रखा हुआ है। इफेक्टिवली वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है रिलीजन में कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, नहीं तो आप जहन्नुम में जाएंगे, इससे हम परे जा चुके हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, राइट। इट्स नो मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। सो दिस एंड दीज रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेवन एंड हेल मीन नथिंग टू मी, या। तो ये गालिब साहब इस थीम को दूसरी जगहों पे भी इस्तेमाल करते हैं। इस केस के अंदर देखिए उन्होंने बाग जो होता है, इट्स वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, वेरी ग्रैंड ऑब्जेक्ट, उसको गुलदस्ते से कंपेयर किया है। तो ऐसे वो कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स को एक दूसरे से भिड़ाते हैं इमेजरी में। तो वो कहते हैं कि वो बाग होगा जन्नत का, हमारे लिए वो गुलदस्ता से बड़ा नहीं है, जो कि हम भूल चुके हैं, हमने अपनी ताके निसियां पे रख दिया हुआ है। इट्स मेरी दीवार, मतलब मेरी मेमोरी, मेरे माइंड के किसी कोने में वो रखा हुआ है, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर मी, या। तो ये जो सुपरफिशियल इमेजिनिंग्स हैं ऑफ पैराडाइज एंड हेल, जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो सिस्टम है, वो कहते हैं कि आई एम बियॉन्ड दैट, यू नो, लाइक ही प्रॉबेबली कंसिडर्स दैट his spiritual journey to go beyond this concept of heaven and hell। ये भी सूफी शायरी में आता है। और इन जनरल वो कहते हैं कि मेरे लिए ये कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ये सुपरफिशियल चीज़ें हैं, दूसरे लोग परवाह करते होंगे, मैं नहीं करता। अब जैसा मैंने कहा, वो इस कॉन्सेप्ट को दूसरी जगह भी यूज़ करते हैं। जैसे उनका एक बहुत ही मशहूर शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और ये जो ताके निसियां की इमेजरी है, वो हमने एक दूसरी गज़ल में देखी थी। उसमें एक ये शेर था कि याद थी हमको भी रंगा रंग बज़ माराइयाँ, लेकिन अब नक्शो निगारे ताके निसियां हो गई। कि ये जो कलरफुल बज़ माराइयाँ, रंगारंग महफिलें होती थी, वो हमें याद हैं, लेकिन अब हमने इंटेंशनली उसको अपने ताके निसियां पे रख दिया है, वो रख दी गई हैं वहाँ पे, कि अब उनके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। दे डू नॉट कैरी मच इम्पॉर्टेंस इन माई लाइफ। तो बहुत ही अच्छा आई थिंक शेर है कि सताइश गर है जाहिद इस कदर जिस बाग रिजवां का, वो एक गुलदस्ता है हम बेखुदों के ताके निसियां का। कि जो पैराडाइज, जो जन्नत है, हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखती। और बिफोर वी फॉरगेट, बेखुदों, राइट, लाइक दैट्स अ की वर्ड हियर ऑल्सो, राइट। अपने आप को बेखुद कहा है उन्होंने, राइट। पीपल हु आर सेल्फलेस वंस, people who have like forgotten their egos, in some cases people who have made an attempt or who have merged with the God। तो उन लोगों के सामने ये जो heaven और hell का concept है, they don't pay much attention to it। अच्छा, अगला देखिए कि बयां क्या कीजिए बेदाद काविश हाय मीज़गां का, कि हर यक कतरा एक खून दाना है तस्वीर मरजा का। तो बेदाद काविश हाय मीज़गां का मतलब है इनजस्टिस ऑफ द डिगिंग ऑफ द आई लैशेस। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो महबूब के आई लैशेस हैं, उनको उन्होंने एक शार्प ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया है जो कि खुदाई कर सकता है किसी चीज़ की, या। तो ये भी एक कॉमन मेटाफर है, तो कहते हैं कि बयां क्या कीजिए बेदाद काविश हाय मीज़गां का, कि हाउ कैन आई डिस्क्राइब, व्हाट डू आई टेल यू about the injustice of the digging done by the eyelashes। कि हर यक कतरा एक खून इज ड्रॉप ऑफ ब्लड, दाना है तस्वीर मरजा का। तस्वीर मरजा इज लाइक ए तस्वीर होती है वो जो माला फेरी जाती है रिलीजियस प्रेयर्स में। तो ए प्रेयर ए सेट ऑफ बीड्स मेड ऑफ कोरल इज बेसिकली तस्वीर मरजा इन दिस केस। तो उनका जो इमेज वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये इतनी जालिम हैं, ये आई लैशेस जो मीज़गां हैं वो इतने जालिम हैं कि जो आशिक हैं उनके एक एक खून के कतरा जो आशिकों के खून शरीर से जो खून बहा, या जो उनकी आंखों से खून बहा, उसके एक एक कतरे को इसने छेद दिया है। लेकिन द मीज़गां हैव पियर्स्ड every single drop of blood flowing out of the lover's body, and it has created it has pierced those drops of blood and then compared those drops of blood now to beads in a rosary, right। तो वो imagination देखिए,
जो आई लैशेज़ हैं उन्होंने खून के कतरे जो हैं उनको पियर्स कर दिया है, और वो जो है उन्होंने अब एक बीड्स की शेप ले ली है जिनको महबूब ने माला में पिरो लिया है, और वो माला अपने हाथ में रखता है वो, राइट। तो इट्स लाइक ए मल्टी लेयर्ड इमेजरी है। लेकिन आई थिंक इसके अंदर जो दो तीन चीज़ें जो क्लियर हैं वो ये हैं कि महबूब जो है वो जुल्म ढाने वाला है, राइट। वो उनके खून के कतरों को भी छेद रहा है, राइट। उसकी जो मीज़गाह हैं वो बहुत जालिम है, लाइक आशिकों के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत जुल्मों सितम ढाते हैं वो। और तीसरा ये है कि वो बेसिकली जो खून के कतरे हैं दे इन सम फॉर्म रिप्रेजेंट द पेन एंड सफरिंग ऑफ द आशिक, राइट। तो जो आशिक के जो इमोशंस हैं उसको अपने हाथ में लेके जो है माशूक जो है वो खेल रहा है, राइट। सो शी लाइक्स टू शी नॉट ओनली लाइक्स टू give pain and suffering to the lovers, but she also plays with their emotions, yeah. And in this case it's just a metaphor used to convey her cruelty. तो ये हमने दूसरी जगह भी एक और गज़ल में भी देखा था जिसमें वो अगेन आशिकों के दिलों की उन्होंने माला बना ली थी और अपने हाथ में माशूक लेके उसको घूम रहा था, तो आशिकों के दिलों के साथ वो खिलवाड़ कर रहा था। आई थिंक इट्स a similar expression here also. अच्छा, तो अगला शेर देखिए कि ना आई सत्वते कातिल भी माने मेरे नालों को, लिया दांतों में जो तिनका हुआ रेशा नेस्ता का। तो सत्वते कातिल इज लाइक फोर्स और ग्रैंड्यूर ऑफ द मर्डर। कातिल मीन्स मर्डर, नाला मीन्स लेमेंटेशन, एंड रेशा इज लाइक ए फाइबर। जैसे कि आप किसी घास को उखाड़ें तो उसके तिनके के एक फाइबर को आप रेशा कह सकते हैं। और नियस्ता मीन्स लाइक ए रीड थिकेट, लाइक नियस्ता इज लाइक, आप ये सोच, मतलब ओवरऑल इमेजरी ये है कि नियस्ता आप देखें कि कई बार ना वो ऊंची घास, मोटी घास उगी होती है, या तो उसके वो जहाँ पे वो घास उगी हुई है उस एरिया को आप जो है नयस्ता कह सकते हैं, जहाँ पे वो रीड्स उगे हुए हैं, या। तो इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी है। पहली लाइन तो ये कहती है कि ना आई सत्वते कातिल से भी माने मेरे नालों को, या कि जो मेरी लेमेंटेशन थी, वो जो मैंने अपने कातिल ने मेरे ऊपर जुल्म ढाए उसकी जो फोर्स थी या उसका जो ग्रैंड्योर था, उसको देखकर मेरी लेमेंटेशन में, मेरे नालों में कमी नहीं आई, या मेरे नाले रुके नहीं, मैंने अपना चीखना पुकारना रोका नहीं। कातिल ने जो मर्जी मेरे ऊपर जुल्म ढाए, मैंने अपना चीखना पुकारना जो है वो नहीं रोका, राइट। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं कि लिया दांतों में जो तिनका हुआ रेशा नेस्ता का। तो ये ऐसा कहा जाता है कि, मैंने तो रियल लाइफ में तो कहीं सुना नहीं, पर ऐसे ही कहते हैं कि कोई ट्रेडिशन थी कि अगर आपके सामने आपका कातिल खड़ा है या कोई जुल्म सितम ढाने वाला खड़ा है और आप उसके सामने हार मान लेते हैं, तो अपने दांतों में वो आप एक घास का तिनका लेके दबा लेते थे, या दैट वाज एन इंडिकेशन दैट यू हैव मेड योरसेल्फ ओबीडिएंट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड यू, या। तो वो एक इन्होंने इमेजरी की है। लेकिन इसके अंदर ये कहते हैं कि जो मैंने दांतों में तिनका लिया घास का, राइट, अपने कातिल के सामने, वो हुआ रेशा नेस्ता का, राइट। वो उसने जैसे कि कोई रीड्स, थिकेट से बने हुए इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर आप फूंक मारें तो आवाज़ निकलती है, जैसे नॉट एग्जैक्टली बांसुरी, लेकिन बांसुरी जैसी अगर कोई एक हॉलो कोई घास का तिनका हो जिसके अंदर आप फूंक मारे तो आवाज़ निकलती है। तो इस केस में वो कहते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया वो घास का तिनका जो अब मैंने अपनी दांतों के बीच में दबाया हुआ था। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं हार मानता उसके सामने, मैंने जो घास का तिनका लिया उससे भी आवाज़ आनी शुरू होगी, उससे भी म्यूजिक बजना शुरू हो गया। बॉटम लाइन इज दैट द ओवर बियरिंगनेस ऑफ द मर्डरर could not cause my laments to end. मैं फिर भी अपने जो है नाले जारी रखे मैंने, राइट, अपना चीख पुकार जो है मचा के रखी। मेरे को कातिल जो है वो रोक नहीं सका मेरे को, या। तो उनकी हिम्मत का
एक ये प्रूफ है उनकी नालों की, उनके दुख दर्द की शिद्दत का ये एक प्रूफ भी है कि वो इतनी ज़्यादा थी कि कातिल ने जो भी किया मैं रुका नहीं। और जो कातिल अक्सर महबूब को भी कहा जाता है, तो जो कातिल है उसके जुल्मों सितम का भी इसके अंदर इमेजरी है। अगला शेर देखें कि दिखा दूंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने, दिखा दूंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने, मेरा हर दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चरागा का। तो दूसरी गज़लों में भी हमने देखा है कि वो जो गालिब साहब ना, जो उनके जो ज़ख्म हैं, जो उनके दाग हैं, राइट, उनको वो चरागों से कंपेयर करते हैं, समथिंग दैट्स वर्थ सीइंग, समथिंग दैट्स अ स्पेक्टिकल। तो वही इमेजरी यहाँ पे भी उन्होंने भी यूज़ की है। वो कहते हैं दिखा दूंगा तमाशा दी अगर फुर्सत ज़माने ने। तो ज़माना इज़ लाइक द वर्ल्ड और द टाइम पीरियड और द एज। तो कहते हैं कि ये स्पेक्टिकल अगर मुझे ज़माना फुर्सत दे, मुझे टाइम दे, राइट, तो और या मुझे दुनियादारी के कामों से या दुनियादारी के डे टू डे के जुल्मों सितम और प्रॉब्लम से डील करने से फुर्सत मिले, तो मैं ये तमाशा तुमको दिखा दूंगा। तमाशा क्या है? वो अपने दागों का तमाशा है, राइट। तो अगली लाइन में वो डिस्क्राइब करते हैं उस तमाशे को। वो कहते हैं कि मेरा हर दाग दिल, द एवरी स्कार और वूंड ऑन माई हार्ट, एक तुख्म है सर्वे चरागा का, इज़ लाइक ए सीड ऑफ ए ट्री ऑफ लैम्प्स। कि मेरा एक एक जो ज़ख्म है उसके अंदर से चरागों का एक पेड़ उग सकता है, राइट। सो सिचुएशन इज मेटाफर्स ऑब्वियसली is like this could be a wonderful display of lamps, this could be wonderful spectacles, my wounds, my pain and suffering is worth seeing, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है ज़माने से डील करने से कि मैं आपको ये तमाशा जो है दिखा सकूं। तो दूसरी एक गज़ल में हमने एक शेर पढ़ा था जिसके अंदर उन्होंने ये अगेन इमेजरी यूज़ किया। वो शेर ये था कि दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार, अगेन द स्पेक्टिकल ऑफ माई वुंड्स, इस चरागा का करूं क्या कार फरमा जल गया, कि मेरा दिल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वरना मैं तेरे को दिखाता अपने दागों की बहार। तो शेर था कि दिखा दूंगा तमाशा दीग अगर फुर्सत ज़माने ने, मेरा हर दाग दिल एक तुख्म है सर्वे चरागा का। अगला शेर देखें कि किया आईना खाने का वो नक्शा तेरे जलवे ने, करे जो परतवे खुर्शीद आलम शबनमिस्ता का। तो इसमें वर्ड जो यूज़ किए हुए हैं, आईना खाना इज़ लाइक ए रूम और ए चेम्बर मेड ऑफ मिरर्स, जहाँ पे आगे पीछे जो हैं आईने या मिरर्स लगे हुए हैं। नक्शा इज़ लाइक अपीयरेंस, कि इस केस के अंदर नक्शा इज़ ऑल्सो यूज फॉर ए पेंटिंग और ए पिक्चर। इस केस के अंदर इट्स मोर लाइक के द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, या उसकी स्टेट, या उसका ऐसा हाल कर दिया गया हो। तो कि करे जो परतवे खुर्शीद इज़ लाइक रे, सनलाइट और रे ऑफ द सन। एंड शबनमिस्ता मीन्स, शबनम मीन्स ड्यू, जो घास पे पड़ी होती है सुबह सुबह, जो ड्यू ड्रॉप्स पड़े होते हैं। एंड द लैंड ऑफ ड्यू इज़ शबनमिस्ता। तो कहता है कि तेरे जलवा जो है, महबूब से कह रहा है कि तेरा जो जलवा है उसने आईना खाने का क्या नक्शा बनाया है, राइट, क्या हाल किया है, क्या पिक्चर उसने बनाई है। और उसको जो पिक्चर उसने बनाई है उसको कंपेयर करते हैं वो, कि वो उसके तेरे जलवे ने आईना खाने, दिस हाउस ऑफ मिरर्स का वो हाल किया है जो कि जो परतवे खुर्शीद आलम शबनमिस्तां का, कि जो हाल एक सूरज की रोशनी या सूरज की किरणें जो शबनम का करती हैं, या जिस जगह पे शबनम फैली होती है उसका करती हैं, वही हाल तेरे हुस्न ने इस आईना खाने का किया है। अब वो हाल क्या है, दैट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन। आई थिंक उसकी एक दो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशंस ये हैं कि जब जो ड्यू जो पड़ी होती है, शबनम पड़ी होती है, तो जब सूरज निकलता है तो वो इवेपोरेट हो जाती है। तो इस केस के अंदर महबूब का हुस्न इतना जमाल, उसका जलवा इतना में इतनी गर्मी थी, या इतनी स्ट्रेंथ थी, या इतना वो स्ट्रांग था, उसकी ग्लोरी इतनी स्ट्रांग थी कि वो जब इस आईना खाने में आया तो आईने डिस्ट्रॉय हो गए, राइट। आईने भी शबनम की तरह एवेपोरेट हो गए, पानी बन गए, बह गए, इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये हो सकता है कि सूरज की रोशनी जो है वो शबनम को चमकाती भी है, क्या।
तो जब महबूब इस आईना खाने में आया तो हर तरफ उसी का जलवा जो है रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो दैट्स कुड बी अनदर मीनिंग, और इट कुड बी अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दोज टू, राइट। कि सूरज की रोशनी आई तो पहले तो शबनम चमकी, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो महबूब जो है आईना खाने में आया तो पहले तो उसके हुस्न जमाल से वो पूरा आईना खाना चमका, उसके बाद उस आईनों से, इस आईना खाने से हुस्न जो है वो सहन नहीं हुआ और वो डिस्ट्रॉय हो गया। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इमेजरी। किया आईना खाने का वो नक्शा तेरे जलवे ने, करे जो परतबे खुर्शीद आलम शबनमिस्ता का। ओवरऑल इट्स ट्राइंग टू कन्वे द ग्लोरी ऑफ द ब्यूटी ऑफ द बिलवेड, कि वो इतना खूबसूरत है कि दुनिया से उसकी खूबसूरती सहन नहीं होती। मेरी तामीर में, ये बहुत ही खूबसूरत शेर है। मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत खराबी की, हयूला बर के खिरमन का है खुएं गर्म दहकन का। तो इसमें वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं, तामीर मीन्स कंस्ट्रक्शन और किसी चीज़ की बनावट, और खराबी मीन्स डिस्ट्रक्शन और ruin of something. मुज़मर मीन्स concealed, or conceived in the mind. हयूला मीन्स द मैटर, लाइक अब पूरा मतलब देखेंगे तो समझ आएगा। समथिंग दैट इज इनहेरेंट इन ए गिवन मटेरियल और ए गिवन सिचुएशन, आप उसको कह सकते हैं। और खिरमन मीन्स लाइक ए हार्वेस्ट, you can say, or crop harvest. और बर के खिरमन मीन्स lightning that can fall on that crop or on that harvest. और दहकन या दहकान का मतलब होता है एक किसान और एक फार्मर। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत खराबी की, कि जो गालिब साहब कह रहे हैं कि जो मेरी तामीर है, जो मेरी कंस्ट्रक्शन है, जो मेरा इनहेरेंट नेचर है, उसके अंदर ही एक खराबी की सूरत, एक रूइन, एक डिस्ट्रक्शन की सूरत जो है उसके अंदर छुपी हुई है, राइट। कि मेरी डिस्ट्रक्शन, मेरी खराबी की जो वजह है वो मेरे अंदर ही छुपी हुई है, राइट। आई एम कैरिंग द रीजंस for my destruction within my own nature, right? My nature is such that I am designed to be ruined or designed to be destroyed. और उसके लिए उन्होंने इमेजरी ये यूज़ की है कि हयूला बर के खिरमन का है खूने गर्म दहकन का। या तो वो कहते हैं कि जैसे किसान जो होता है वो जब हार्वेस्ट करने लगता है तो वो मेहनत मशक्क़त का काम है, तो उसके शरीर में, उसके खून में गर्मी आ जाती है। या तो कहते हैं कि वो जो गर्मी है, इट्स एन एसेंस और द ओरिजिन ऑफ द बर के खिरमन, कि जो उस क्रॉप पे या उस हार्वेस्ट पे जो बिजली गिरेगी, राइट, उसका जो एसेंस है वो किसान की खून और खून की गर्मी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। सो वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सम वेज द हार्ड वर्क एंड द हीट इन द ब्लड ऑफ द फार्मर इज द रीजन वाई लाइटनिंग कुड स्ट्राइक द हार्वेस्ट, राइट। तो अब देखिए कैसे उन्होंने ऑपोजिट्स को आपस में भिड़ा दिया। वो किसान जो है या फार्मर जो है वो तो बेचारा अपनी फसल काटने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए मेहनत मुशक्कत कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है बगाले साहब की इमेजरी में कि उसके खून के अंदर जो गर्मी पैदा हो रही है वो इन्वाइट कर रही है बर्क को, लाइटनिंग को, क्या कि उसकी फसल को डिस्ट्रॉय कर दे। उसी तरह गालिब साहब कहते हैं कि मेरे अंदर ही, मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत खराबी की, कि मेरे अंदर ही ये सूरत खराब, मेरी डिस्ट्रक्शन और मेरे रूइन की जो सूरत है, जो वजह है, ये मेरे नेचर के अंदर ही इनबिल्ट है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इमेजरी। द फार्मर्स hot blood in this case is the cause of his ruin, and Ghalib Saab's inherent nature is the cause of his ruin. अगला शेर देखें कि उगा है घर में हर सू सब्जा वीरानी तमाशा कर, मदार अब खोदने पर घास के है मेरे दरबा का। तो गालिब साहब का घर जो है ये उन्होंने दूसरी जगह पे भी, ये घर के अंदर सब्ज़ा उगना जो है, ये इमेजरी उन्होंने और जगह पे भी इस्तेमाल की है। तो जब आप किसी घर को की अपकीप नहीं करते, उसको मेंटेन नहीं करते, बारिशें हो रही हैं तो मिल्ड्यू जब जम जाता है, राइट, तो वो हरी जो मिल्ड्यू घर में जम जाएगा, या और लाइक पेड़
बूटियाँ, कुछ और प्लांट्स जो हैं घर के अंदर उगने लग जाएंगे अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो बेसिकली घर जो है वो उजड़ गया है। इस केस के अंदर वो कहते हैं उगा है घर में हर सू सब्जा, कि हर तरफ मेरे घर के अंदर सब्जा हुआ। सब्जा मीन्स ग्रीनरी, राइट। एंड व्हाट इज दैट ग्रीनरी? इट्स द ग्रीनरी ऑफ रूइन, राइट। उजड़े हुए घरों में जो मिल्ड्यू, जो कोई बूटियाँ, कोई और छोटे मोटे प्लांट्स जो उग जाते हैं, उसको कहा है सब्जा। तो वो कहते हैं कि हे लुक, तमाशा, वीरानी तमाशा कर, राइट, कि एवरीवेयर इन माई हाउस देर इज ग्रीनरी नाउ, राइट। एंड वीरानी इज लाइक डेजोलेशन, उसको कह रहे हैं तमाशा कर, देख, लुक एट दिस स्पेक्टिकल। और अगली लाइन में ये कह रहे हैं कि मदार अब खोदने पर घास के हैं मेरे दरबा का, कि उनके घर के अंदर जो घर का जो दरबान था, जो घर के बाहर जिसका काम था अनइनवाइटेड गेस्ट्स को अंदर नहीं आने देना, अब उसका काम क्या रह गया है? खोदने पे घास। अब वो बेचारा उनके घर के अंदर जो घास, जो सब्जा उग गया है, राइट, उसको बस खोदने में लगा हुआ है, उसकी सफाई करने में वो दिन रात लगा हुआ है। तो अब ये है कि इसके अंदर 2-3 सूरतें देखिए उन्होंने क्या क्या इसके अंदर डाला है। तो डोर कीपर का काम तो होता है अनइनवाइटेड गेस्ट्स को बाहर रखना। इसके इसके अंदर पूरा घर उजड़ गया, सब्जा उग गया, राइट, एंड द गाय कुड नॉट डू एनीथिंग। दूसरा ये कि अब घर उजड़ गया है, तो दरबान का क्या काम होगा इस उजड़े हुए घर को बचाने के लिए? तो ऐसा हो सकता है कि उस बेचारे को अपनी रोजी रोटी की अब फिक्र पड़ गई है, तो वो बस घास अब इसकी सफाई करने में लगा हुआ है, राइट। उसके पास कोई काम भी नहीं है, अब इस घर के अंदर बचाने वाला तो कुछ और रहा नहीं। तो ऑल ही हैज़ लेफ्ट टू डू इज़ बेसिकली टेक द ग्रास आउट, या। और इसको उन्होंने कहा है ए स्पेक्टिकल, या, तमाशा कर। पहली लाइन में कहते हैं तमाशा कर। एक इसके अंदर एस्पेक्ट्स जो आई थिंक मुझे नज़र आया कि वो तमाशा किसको करने के लिए कह रहे हैं। तो वो तो दुनिया को कह रहे होंगे, अपने आप को कह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने पहली लाइन में ये कहा है कि उगा है घर में हर सू सब्जा वीरानी तमाशा कर। अगर आप इसको इस ढंग से देखें, सो मे बी ही हैज़ पर्सोनिफाइड द डेजोलेशन, जो वीरानी है उसको पर्सोनिफाई कर दे, राइट। और उसको कह रहे हैं कि तू तमाशा कर इस चीज़ का, कि तू देख कि मेरा घर किस तरह से उजड़ गया है। तो ये एक इमेजरी है घर के उजड़ने की। घर भी हो सकता है, उनका दिल भी हो सकता है, उनकी ज़िंदगी भी हो सकती है जो कि उजड़ गई है। एंड दैट कुड बी द मेटाफर यूज्ड हियर आल्सो। उगा है घर में हर सू सब्जा वीरानी तमाशा कर, मदार अब खोदने पर घास के है मेरे दरबा का। तो अगला शेर देखते हैं कि खामोशी में निहाखूं गश्ता लाखों आरजुए हैं, चराग मुर्दा हूँ मैं बेज़बां गोरे गरीबा का। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल शेर आल्सो। तो खामोशी तो आपको पता ही है, साइलेंस। निहा मीन्स किसी चीज़ का किसी चीज़ में निहा होना मीन्स कि उसके अंदर वो छुपा हुआ है कोई चीज़, है। खून गश्ता मीन्स टर्न्ड टू ब्लड, समथिंग दैट हैज़ बीन टर्न्ड टू ब्लड, इवन रिटर्न्ड टू ब्लड आल्सो, राइट। तो आरजू, डिज़ायर्स और लॉन्गिंग्स। तो कहते हैं कि खामोशी में नेहा खूं गश्ता लाखों आरजुए हैं, कि मेरी जो खामोशी है इसके अंदर खून हुई, राइट, बहुत सारी लाखों आरजुए हैं, कि मेरी बहुत सारी लॉन्गिंग्स, डिज़ायर्स जो हैं मेरी खामोशी के अंदर खून में तब्दील होकर रह गई हैं। दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड, राइट, कि वो वहाँ पे छुपी हुई हैं, बट दे वर नेवर फुलफिल्ड, राइट। दे वेंट वेस्ट, दे वर डिस्ट्रॉयड, दे वर नेवर इफेक्टिवली फुलफिल्ड। और मेरी खामोशी में वो हैं, वो छुपी हुई हैं, राइट। मैं बता तो नहीं रहा, लेकिन मेरी खामोशी में वो निहा हैं, वो छुपी हुई हैं। जैसे चराग मुर्दा हूँ मैं बेज़बां गोरे गरीबा का। तो उन्होंने कहा है कि गरीब, एक पुअर, जिसके पास कोई पैसे ना हो, उसको भी कहा जाता है। किसी स्ट्रेंजर को भी गरीब कहा जाता है। तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर किसी गोरे गरीबा मीन्स ग्रेव ऑफ ए पुअर पर्सन और ए टूम ऑफ ए स्ट्रेंजर। तो किसी गरीब आदमी की कब्र है, उसके ऊपर एक चराग मुर्दा, एक चराग जला हुआ था किसी ज़माने में, वो बुझ गया है, मर गया है वो, राइट। और वो बेज़बान है, या। तो ऐसा बेज़बान चराग जो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक गरीब की कब्र पे रखा हुआ है, और उन्होंने अपनी खामोशी को उससे कंपेयर किया है। अब इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने
चरागे मुर्दा हूँ मैं बेज़बां गोरे गरीबा का, which opens up the possibilities that this चराग, this lamp has the ability to speak. आज वो बेज़ुबां है लेकिन उसके पास ज़ुबां थी, like it had the capability to express itself or express the emotions, लेकिन आज वो बेज़ुबां हो गया है। और अगर चराग के पास ज़ुबां हैं लेकिन गालिब साहब के पास ज़ुबान नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है खामोशी में निहा, कि मेरी खामोशी में छुपी हुई हैं मेरी आरज़ुएँ। और दूसरा ये कि गालिब साहब भी खामोश हैं और ये चिराग भी खामोश है। उन्होंने अपनी खामोशी का जिक्र किया है और इस चिराग के बेज़ुबान होने का भी जिक्र किया है। तो ये बहुत अच्छी उन्होंने इमेजरी इसके अंदर यूज़ की है टू डिफ़ाइन हिज ओन स्टेट। वो स्टेट इफ़ेक्टिवली ये है कि उनकी लाखों आरज़ुएँ थी जो अब खून में बदल गई हैं, और उनकी खामोशी में वो नेहा हैं, वो हैं, राइट, लेकिन they were never fulfilled. He has no hope of having those things desires fulfilled. तो अब ये हो सकता है कि क्या अब वो is there any possibility of those desires ever getting fulfilled? कुछ ऐसी चीज़ है कि जो उस चिराग को आकर आग लगाए, दोबारा जलाए और उसको ज़ुबां बख्शे ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। दैट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ऐसा हो सकता है कि वो आज तो खामोश हैं, राइट, उनकी डिज़ायर जो हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी वो भड़कें, कभी वो खामोशी जो है वो आवाज़ में तब्दील हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ये शेर जो है ओपन करता है। खामोशी में निहा खू गश्ता लाखों आरज़ुए हैं, चराग मुर्दा हूँ मैं बेज़बां गोरे गरीबा का। अगला शेर देखिए कि हनूज एक परतवे नक्शे ख्याल यार बाकी है, दिले अफसरदा गोया हुजरा हूँ यूसुफ के जिंदा का। तो ये जो यूसुफ मीन्स जेकब, ये मैंने एक दूसरे वीडियो में थोड़ी सी इनकी जो कहानी है उसको डिस्क्राइब किया था। पर ये यूसुफ साहब जो है इफ़ेक्टिवली उनको जेल में डाला गया था। ये इस्लामिक और बिब्लिकल ट्रेडिशंस में आता है। तो उनके जेल में फंसे होने की, बंद होने की इमेजरी को गालिब साहब ने इस्तेमाल किया है कुछ शेरों में। तो हनूज एक परतवे नक्शा ख्याल यार बाकी है। तो हनूज इज येट, स्टिल, राइट, समथिंग स्टिल एग्जिस्ट्स, तो उसको हनूज वर्ड यूज़ किया जाता है। परतव इज अगेन ए रे ऑफ लाइट, और ए रे ऑफ होप मे बी ऑल्सो। Naksh is again painting, or some sort of picture that has been presented. Or Afzurda is like frigid, frozen, sad, faded. तो कहते हैं कि हनूज एक परतवे नक्शे ख्याल यार बाकी है, कि एक अभी भी, राइट, एक मेरे ख्याल में like image of the thought of my यार, my beloved, right, और ये मल्टी लेयर्ड इसके अंदर ये बात उन्होंने कही है कि अभी भी एक परतव एक रे, किस चीज़ की किरण बाकी है? इमेज ऑफ द थॉट ऑफ द बिलवेड, राइट। तो इफेक्टिवली मतलब ये है कि यार की एक कोई ख्याल हमारे दिल में अभी भी बाकी है। लेकिन गालिब साहब जो हैं वो ऐसे कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात तो नहीं करते, वो लेयर करते हैं चीज़ों को। तो उसमें उन्होंने कहा है कि खाली ख्याल नहीं बाकी है यार का, उस ख्याल का एक इमेज बाकी है, विच मीन्स इट्स इवन ट्वाइस रिमूव्ड नाउ, राइट, कि बहुत हल्की सी कोई किरण जो है ख्याल यार की वो बाकी है। हनूज एक परतवे नक्शे ख्याल यार बाकी है, right, still a single ray of the image of the thought of the beloved remains, and my dille afsurda goya hujra hai Yusuf ke zinda ka, ke my frigid heart is like a prison chamber or chamber of the prison of Joseph. तो prison chamber आप imagine कर सकते हैं कि it's like a dark, dingy, sad place. तो कहते हैं मेरा दिल जो है वो जैसे जोसेफ का प्रिजन की कोठरी हुआ करती थी, वैसा ठंडा और डेजोलेट और सैड जगह बन के रह गया है। इसके 2-3
I think at least one or two aspects, um, can be looked at. पहले ये कि वो जिंदा में बंद तो हैं यूसुफ साहब, उसी तरह उनका दिल भी जिंदा जैसा बन गया है, डार्क कोल्ड प्लेस। लेकिन अभी एक उम्मीद की किरण बाकी है, जैसे कि कहीं से अगर कोई रोशनी कहीं से आ रही है, या फिर जो जिंदा हैं वो कहा जाता था कि जो यूसुफ साहब से वो बहुत खूबसूरत थे, राइट। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही वाज पुट इन प्रिजन, बिकॉज रॉन्ग लेडीज फेल इन लव विद हिम। तो उनके हुस्न से जैसे कि जिंदा चमक रहा है, राइट, इवन दो वो डार्क प्लेस है, लेकिन यूसुफ साहब के हुस्न से वो जिंदा जो है चमक रहा है। उसी तरह मेरा दिल जो है ठंडा पड़ गया है, राइट, डिस्ट्रॉय हो चुका है, उदास है, लेकिन फिर भी एक किरण यार के ख्याल की, यार के इमेज की बाकी है, राइट। उसके अंदर पूरी तरह से अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसके अंदर अभी भी यार से मिलने की कोई होप बाकी है, या यार का कोई ख्याल, यार की जो इमेज है वो मेरे दिल में अभी भी बाकी है। Everything else pretty desolate place, but still there is a ray of love, ray of hope, of meeting with the beloved that is there. और दूसरा ये एस्पेक्ट इसका है कि कि आप बैठे तो हैं जेल के सेल में, तो टेक्निकली तो आप अकेले हैं, राइट, लेकिन बिकॉज यूसुफ साहब जो है इट्स ए स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो फिज़िकली तो अकेले बैठे हैं अपने जेल के सेल में, लेकिन स्पिरिचुअलिटी, उनके जो डिवाइन बिलवेड है, खुदा है, उसकी ब्लेसिंग या उसकी ग्रेस जो है वो अभी भी उनके ऊपर है, राइट। तो इस अंधेरे में भी उनके ऊपर ही इज़ ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। सेम वे मिर्ज़ा गालिब साहब का जो अफसरदा दिल है, उसके अंदर भी यार की कोई ब्लेसिंग, यार की कोई ग्रेस, यार की कोई ग्लोरी जो है अभी भी बाकी है। तो हनूज एक परतबे नक्शे ख्याल यार बाकी है, दिले अफसरदा गोया खुजरा है यूसुफ के जिंदा का। अगला शेर देखिए कि बगल में गैर की आज आप सोते हैं कहीं वरना, सबब क्या ख्वाब में आकर तबस्सुम हाय पिन्हा का। तो हुआ ये है कि तबस्सुम हाय पिन्हा मीन्स लाइक हिडन स्माइल्स। तो महबूब साहब जो हैं, जिससे गालिब साहब प्यार करते हैं, वो उनके ख्वाब में आया है और आई है और मुस्कुरा दी है थोड़ी सी, राइट। तो गालिब साहब कहते हैं कि उनको शक हो गया, क्योंकि महबूब जो है शेर व शायरी में मुस्कुराता तो है नहीं, अपने आशिकों के ऊपर हमेशा जुल्मों से तमी डाता है। तो इस केस के अंदर वो लेकिन ख्वाब में आई और उसने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। तो गालिब साहब को शक हो गया, ही इज़ क्वेश्चनिंग कि ऐसा हुआ क्या, मेरी किस्मत में तो ये तो कभी होता नहीं है। एंड द कंक्लूजन दैट ही हैज़ रीच्ड कि वो किसी की बगल में, किसी और दूसरे चाहने वाले की बगल में उसके साथ वो सो रही है, राइट। और इसने जो स्माइल है वो गालिब साहब को तंग करने के लिए स्माइल जो है वो दी गई है, और इट मे बी ए सरकास्टिक स्माइल, इट मे बी ए स्माइल जस्ट टू टॉर्मेंट मिर्ज़ा गालिब। वरना वो कहते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं, तेरे को तो हमेशा गुस्से में ही देखा है, तो आज तू ख्वाब में आके मुस्कुरा गई है, तो तू इसका कारण, ये मुस्कुराहट का कारण मेरी तरफ ये नहीं है मुस्कुराहट, तू किसी और के साथ सो रही है और तू वहाँ खुश है, और तू बस मेरे को टॉर्मेंट करने के लिए मेरे ख्वाब में आई है। बगल में गैर की आज आप सोते हैं कहीं वरना, सबब क्या ख्वाब में आकर तबस्सुम हाय पिन्हा का, कि इसका सबब, इसका रीज़न क्या है जो तूने एक हिडन स्माइल मुझे दी है। तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन है इफेक्टिवली। गालिब साहब कहते हैं कि मेरी किस्मत में तो ये नहीं था, कभी होता नहीं था, और आज तू आके मुस्कुराई है मेरे ख्वाब में, इसका मतलब ये है कि तू किसी और के साथ मज़े ले रही है, किसी और के साथ सो रही है। अच्छा, अगला शेर देखें कि नहीं मालूम किस किस का लहू पानी हुआ होगा, क़यामत है सरिश्क आलूदा होना तेरी मीज़गा का। तो सरिश्क, आलूद मीन्स बिकमिंग वेट टीयर्ड, और मीज़गा अगेन इज आई लैशेस। तो क़यामत इज़ डूम्सडे, राइट। पर शेर व शायरी में या इवन हमारी ज़ुबान में किसी चीज़ को क़यामत कहने का मतलब यह है कि टू से
to express that this is like an unusual occurring, right? It's a spectacle of some sort. कि क्या क़यामत है आपका हुस्न, कि it's like the glory, your beauty is such that it can kill people. This दुनिया में क़यामत बर्पा कर सकती है. I think you get the point. तो कह रहे हैं कि क़यामत है सरिश्क आलूदा होना तेरी मीज़गाह का, कि ये क्या क़यामत है कि तेरी आई लैशेज़ जो हैं, तेरे जो मीज़गाह हैं उनमें आंसू हैं, राइट? कि ये क्या हो गया, ये अनयूजुअल अकरिंग है, क्या कैसे तेरी क्या क़यामत है ये आंसू, राइट? और लाइक व्हाट ए मैग्निफिसेंट थिंग दिस इज, राइट? तेरी मीज़गाह, तेरी आंखों में आंसू होना. लेकिन पहली लाइन में कहते हैं नहीं मालूम किस किस का लहू पानी हुआ होगा, कि तेरी आंखों में आंसू आना जो है इसके पीछे किस किस का लहू जो है वो पानी हुआ होगा. आई कैन नॉट से, राइट? तो कहने का पॉइंट ये है कि कितने आशिकों की ज़िंदगी जो है कि तेरे आंखों में आज नमी आई है, तेरी आंखों में आज टीयर्स हैं. तो इसके पीछे जैसे हमने देखा कि मीज़गाह को शार्प ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा इमेजरी ये है कि मीज़गाह ने जा के कितने लोगों का दिल जो है वो छलनी किया होगा, कितने लोगों के दिलों में चोट पहुंचाई होगी, उनका खून बह गया होगा. वो खून जो है वो अब पानी में बदल के महबूब की आंखों में आंसू बन के आ गया है, राइट? तो महबूब की आंखों में आंसू आना, राइट? अगर महबूब दुखी है तो या ये खुशी के भी आंसू हो सकते हैं, राइट? दैट्स आल्सो ओपन टू इंटरप्रिटेशन. बट द बॉटम लाइन इज बिहाइंड हर टीयर्स मे बी द स्टोरी ऑफ लॉट ऑफ lovers who have been slaughtered by her, whose blood has turned to the water that has appeared as teardrops in her eyes. Yeah. तो महबूब के जुल्म सितम की ये दास्तान चल रही है यहाँ पे. ना जाने कितने निर्दोष आशिकों को उसने कत्ल किया है, उनके खून को पानी में बदला गया है इन द प्रोसेस, कि उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाए. I think that's the gist of it. और आखिरी शेर ये है, I think it's a very spiritual शेर, कि नज़र में है हमारी जादाए राह फना गालिब, कि ये शिराज़ा है आलम के अज्जाए परेशान का. तो जैसे हमने दूसरे शेरों में देखा है कि गालिब साहब की शायरी में फ़ना का कॉन्सेप्ट आता है. तो फ़ना इज़ लाइक ऑब्लिवियन और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ योर ईगो. And it's in Sufi philosophy also fana ka concept aata hai. In some way it's also like complete destruction of your ego and merger with the spiritual reality, a merger with the God, a merger with Khuda, right? तो और गालिब साहब जो हैं, जैसे उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि आई डोंट नो, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, जिसमें वो कहते हैं कि ये दुनिया ख्याली दुनिया है, या इसकी कोई इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. तो फ़ना जो है इस केस में वो कहने की कोशिश करेंगे जो फ़ना इज़ द रियलिटी. तो वो कहते हैं कि नज़र में है हमारी जादाए राह फ़ना गालिब, कि मेरी नज़र में path to the road of oblivion is in my sight. Like that's what I'm looking at, that's what I'm focused on. कि ये शिराज़ा है आलम के अज्जाए परेशान का. अज्जाए परेशान मीन्स लाइक दी स्कैटर्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो एंड शिराज़ा इज़ लाइक जैसे किसी किताब को बाइंड करने के लिए उसको पहले सिया जाता है यूजिंग ए थ्रेड, और एटलीस्ट एक ज़माने में किया जाता था. तो वो जो बाइंडिंग थ्रेड जो है उसको शिराज़ा कहा जाता है. एंड आलम इज़ दिस वर्ल्ड. तो कहते हैं ये जो ऑब्लिवियन है, ये जो फ़ना है, राइट, इट इज़ द थ्रेड जिसने इस पूरी कायनात के अज्जे परेशान को पिरो के साथ में रखा हुआ है. द पेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर सून टुगेदर बाय द थ्रेड ऑफ ऑब्लिवियन. तो वो फना को कह रहे हैं कि ये अल्टीमेट रियलिटी है जो इस दुनिया को बाइंड करके रखती है टुगेदर. लाइक अदरवाइज दिस वर्ल्ड हैज़ नो इनहेरेंट एग्जिस्टेंस. ये बड़ी डीप थॉट है. गालिब साहब अक्सर इस पॉइंट ऑफ व्यू को टच करते हैं कि ये दुनिया ये जो है ये ख्याली दुनिया है, राइट, एंड इसकी कोई इनहेरेंट रियलिटी नहीं है, राइट. हम सिर्फ परसीव करते हैं कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करती.
तो इस केस के अंदर वो कहते हैं कि इसकी इनहेरेंट रियलिटी जो है वो फना है, इट्स ऑब्लिवियन, इट्स डिस्ट्रक्शन, इट्स मर्जर with the divine reality. और वैसे भी I think it's common imagery to use कि this world is gonna get destroyed at some point. तो वो डिस्ट्रक्शन, वो जो ऑब्लिवियन है, उसकी एग्जैक्टली बात नहीं ये हो रही यहाँ पे, लेकिन इन सम वेज इट्स सेइंग कि that oblivion is the inherent reality. Other than that, this world has no meaning. नज़र में है हमारी जादाए राहे फना गालिब कि ये शिराजा है आलम के अज्जा ए परेशान का. Like our path is focused, our sight is focused on the path of the road to oblivion, ए गालिब, and because that is the binding thread of the scattered parts of this world, that is the unifying thread. Fana is the reality that binds everything together. तो ये काफ़ी लंबी गज़ल थी, and I hope you enjoyed it. Thank you.